बच्चों, अब हम चैप्टर करने जा रहे हैं टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। एनर्जी एंड यूज़ ऑफ एनर्जी। पहला हेडिंग है एनर्जी और उसके यूज़। इन मॉडर्न सिविलाइजेशन एनर्जी हैज़ बिकम अ प्राइमरी नीड अलॉन्ग विथ फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। तुमको मालूम है पहले हमारा प्राइमरी नीड होता था फूड, क्लोथ और शेल्टर, लेकिन आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो एनर्जी कोई भी फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। एक एग्जांपल बता रहा है एनर्जी। एनर्जी तो हीट एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, सोलर एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, बहुत सारी यूजेस होगी। अब वी नीड एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स फॉर डाइवर्स टाइप ऑफ वर्क। तो लिखा है देखो, हमें एनर्जी क्यों चाहिए? डाइवर्स मतलब बहुत सारे टाइप ऑफ वर्क, वेरियस टाइप ऑफ वर्क। द एनर्जी दैट वी नीड में बी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होता है? जैसे आपको मालूम होगा कि आपको कोई चीज़ को मूव करना है तो आपको यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी लगेगा। जैसे आपको कार है, कार को मूव कराना, मशीन को चलाना है, तो वहाँ पे मशीन जो चलती है वो मैकेनिकल एनर्जी से चलती है। केमिकल एनर्जी, आपको मालूम है कार को चलाने के लिए डीजल पेट्रोल चाहिए रहता है, तो डीजल पेट्रोल एक तरह का केमिकल एनर्जी है। साउंड एनर्जी, बहुत जगह पे साउंड एनर्जी की यूज़ होगी। लाइट एनर्जी, जैसे आपको मालूम है फोटोवोल्टेक सेल, सोलार सेल। हाउ डू वी गेट दीज एनर्जी? हाउ डू वी गेट दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? वी नो दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये तो पता ही है। आप जैसे आपको मालूम है लाइट एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, आप हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको मालूम होगा थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आर यूज टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नेसेसरी फॉर अस। In previous standard, we have learned about energy, sources of energy and various concepts related to them. हमने पहले वाले क्लास में क्या क्या पढ़ा था? एनर्जी के बारे में पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में। एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज, उसके कॉन्सेप्ट्स और उसके रिलेशन में जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़े थे। हियर वी विल लर्न अबाउट वेरियस सोर्सेज दैट आर नाउ यूज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, methods that are used for this, scientific principles that are used there, the advantage and disadvantage of these methods and also what is meant by green energy। बच्चों अब यहाँ लिखा है, यहाँ पे हम बहुत सारे सोर्सेज पढ़ेंगे एनर्जी के, जो कि आजकल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के करने का काम आते हैं। जैसे मालूम है आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी वाटर डैम की मदद से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड है और उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और बाद में इसमें लिखा है कि ग्रीन एनर्जी क्या होता है, हम ये भी पढ़ेंगे। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोस्ट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब भी आप वायर के थ्रू करंट पास करेंगे, सपोज एक वायर है उसको वाइंड करोगे, उसके थ्रू करंट पास करो, तो इसके अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बच्चों। अब उसका उल्टा कर लेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो आपने क्या देखा कि वायर के थ्रू जब करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तब उसका उल्टा ले लो, अगर आप वायर है, इसके अंदर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हो, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल मैग्नेट है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे इस वायर के थ्रू, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये फैराडे का लॉ था, माइकल फैराडे। अब लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर चेंजेस अ पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर। वही बता रहा, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट को जब आगे पीछे मूव करोगे तो क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड जब आगे पीछे मूव करोगे वायर यानी कंडक्टर, तो हमें आउटपुट मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, डेट इज वोल्टेज। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है वोल्टेज, आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलेगा। वोल्टेज कौन से फॉर्म में हम लोग करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के। द फील्ड अराउंड अ कंडक्टर कैन बी चेंज इन 2 ways। इफ अ कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड मैग्नेट इज रोटेटिंग, द फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस, और इफ अ मैग्नेट इज स्टेशनरी बट द कंडक्टर इज मूविंग। बच्चों इसका मतलब क्या? अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, ये है कंडक्टर वायर कॉइल। अगर आप है ना ये मैग्नेट को जब नज़दीक लेके आओगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होएगा, और जब इसको दूर लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड नज़दीक है, ठीक है, तो मोर लाइंस, मैग्नेट दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लेस। तो ये जब अगर आप मैग्नेट को ना रोक के रखोगे तो कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होएगा। आपको मैग्नेट को आगे पीछे मूव करना है बच्चों। अगर आप मैग्नेट को एक ही जगह पे रखोगे, इसी जगह पे,
तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा वायर में, आपको मैग्नेट को आगे पीछे मूव करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ता है? ताकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। देखो यहीं पे लिखा है बच्चों कि द फील्ड अराउंड, फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर कैन बी चेंज इन 2 वेज। या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को मूव करो या तो कंडक्टर को मूव करो। यानी कि आप है ना, इस केस में मैंने आपको क्या था, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट को मूव कर रहे हो। दूसरा क्या है, मैग्नेट को ऐसे ही रखो, आप है ना वायर को, ये जो कंडक्टर है इसको आगे और पीछे मूव करोगे तो भी इसके अंदर क्या आएगा, वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस होएगा। इफ अ कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड मैग्नेट इज रोटेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस। मतलब दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज होगा, आपको मैग्नेट को मूव करो या कंडक्टर को मूव करो, और बोथ केस यू विल गेट अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप इसको, ये जो फिनोमिना है कहाँ यूज होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज होता है। सच अ लार्ज जनरेटर्स आर यूज इन कमर्शियल पावर generation plant. The turbine is used to rotate the magnet in the generator. A turbine has blade. When a flow of liquid or gas is directed on the blade of the turbine, it rotates. Because of the kinetic energy of the flow, the turbine is connected to electric generator. The magnet in the electric generator rotates, starts rotating, and magnetic field is produced. तो बच्चों ये फिनोमिना कैसा है? अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं कि ये एक टरबाइन बनाते हैं हम लोग, ये ब्लेड्स होते हैं टरबाइन के, और है ना यहाँ से हम लोग एग्जांपल लेते हैं स्टीम प्रोड्यूस किया है। हीटिंग के कारण क्या होता है, सपोज कोई एक बॉयलर है, बॉयलर में से एक पाइप बाहर आ रहा है और ये बॉयलर में वाटर है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया है, नीचे हीटिंग चलते रहती है हमेशा। अब हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करो किसी से भी, तो इसमें से स्टीम बाहर आएगा। बच्चों जब स्टीम बाहर आएगा तो क्या करेगा, टरबाइन को रोटेट करेगा। अब ये टरबाइन किससे कनेक्टेड होता है, ये टरबाइन ये कनेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से। जब ये टरबाइन गोल घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा बच्चों। टरबाइन गोल घूमेगा तो इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, तो मैग्नेट भी घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसके पास में जो वायर लगी होगी यानी कि ये कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो कंडक्टर के अंदर क्या प्रोड्यूस होएगा बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो ये फिनोमिना हो गया बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। आप इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट की मदद से हमने प्रोड्यूस किया, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों आप ये डायग्राम में देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे ये जो कॉइल है, देखो ये वायर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप है ना ये मैग्नेट को गोल घुमा, दिख रहा है आपको, डायरेक्शन दिख रहा है, ये मैग्नेट गोल घूमेगा तो एक कॉइल के अंदर जो है करंट प्रोड्यूस होएगा और यहाँ पे हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग के थ्रू देखने मिलेगा। तो आप बच्चों देखोगे ये जो मैग्नेट होता है ये कैसा घूमता है, अगर आप ध्यान से देखोगे मैग्नेट है ना, ये ऐसा नीचे घूमेगा, ये ऊपर आएगा, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, जब ये गोल घूम जाएगा तो कैसा आएगा, साउथ पोल ऊपर आ जाएगा, नॉर्थ पोल नीचे आ जाएगा। ये फिनोमिना कंटिन्यूसली चलते रहता है। तो इसलिए देखो पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, इस तरह से प्रोड्यूस होएगा और करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, अभी स्टीम टरबाइन का देखो नोजल, मैंने जैसे आपको समझाया मैं कि जो स्टीम टरबाइन होती है यहाँ से स्टीम बाहर आ रहा है, देखो वाइट कलर का दिख रहा है, ब्लूइश कलर का, और बहुत हाई वेलोसिटी से होता है, टरबाइन को गोल घुमाएगा। अभी टरबाइन किससे कनेक्टेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया मैग्नेट, जैसे ये डंडी दिख रही है, ये डंडी यहाँ होगी शाफ्ट, ये जो दिख रहा है शाफ्ट, और इस पर मैग्नेट लगा होगा। अगर मैं यहाँ डायग्राम में ऐसा इसको एक्सटेंड करके आपको बताऊँ कि ये मैग्नेट है, तो ये जब ये टरबाइन गोल घूमेगा तो मैग्नेट भी गोल घूमेगा, और जब ये मैग्नेट गोल घूमेगा तो ये वायर के अंदर, कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये आपको स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टीम टरबाइन कैसा वर्क करता है तो वही दिया है। देखो प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टरबाइन, तो पहला क्या करते हैं हम लोग, हीटिंग यूज़ करते हैं। हीटिंग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि स्टीम प्रोड्यूस करे, स्टीम टरबाइन को रोटेट करेगा। टरबाइन किसको रोटेट करेगा, जनरेटर को। जनरेटर हमें क्या प्रोड्यूस, सॉरी टरबाइन रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, तो टरबाइन इज कनेक्टेड टू जनरेटर एंड वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपको ये डायग्राम एक बार गो थ्रू करना, तो बच्चों आप डायग्राम को गो थ्रू कर सकते हो। फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो देखो बच्चों क्या लिखा है, दिस मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी नीड जनरेटर। आपको क्या चाहिए रहेगा, जनरेटर चाहिए रहेगा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। टू रोटेट द जनरेटर वी नीड अ टरबाइन,
तो आपने जैसा फ्लो चार्ट में देखा पीछे कि यहाँ पे आप देखोगे आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर चाहिए, जनरेटर को प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर को रोटेट करने के लिए टरबाइन, टरबाइन किससे कनेक्टेड होता है, टरबाइन को रोटेट करने के लिए हमें स्टीम चाहिए, यानी प्रॉपर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर आप यहाँ देखोगे वही लिखा है बच्चों, टू रोटेट द जनरेटर वी नीड अ टरबाइन एंड टू ड्राइव द टरबाइन वी नीड अ एनर्जी सोर्स। बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज यूज टू रोटेट द टरबाइन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर जनरेशन स्टेशन। जैसा टरबाइन को रोटेट करने के लिए स्टीम लगता है तो आप थर्मल पावर स्टेशन बोल सकते हो, या न्यूक्लियर पावर जहाँ पे न्यूक्लियर यूज़ करते हैं आप उसको न्यूक्लियर पावर बोलोगे, जहाँ पे आप वाटर यूज़ करें वहाँ स्टीम पावर प्लांट बोलोगे, जहाँ पे आप रनिंग वाटर यूज़ करते हो आप उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। तो ये सारा टॉपिक हमें पढ़ना है आगे चल के। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एनर्जी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो अभी इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में क्या था, इन दिस टर्बाइन इज रोटेटेड यूजिंग स्टीम, वाटर इज हीटेड इन अ बॉयलर यूजिंग द थर्मल एनर्जी रिलीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। यानी कि बच्चों जो वाटर को हीट कर रहा है हम क्या करते हैं, कोल को बर्न करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करें। स्टीम ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज जनरेटेड, द एनर्जी इन द स्टीम ड्राइव्स द टरबाइन। तो जो स्टीम निकलेगा वो टरबाइन के ऊपर हिट करेगा, टरबाइन गोल घूमेगा। दस द जनरेटर कनेक्टेड टू द टरबाइन रोटेट्स एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस। मैंने आपको समझाया अभी पीछे डायग्राम में। द स्टीम इज कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर एंड द वाटर इज रीसर्कुलेटेड टू द बॉयलर। तो बच्चों जो स्टीम निकला था उसको कलेक्ट करके वापस से वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखो फ्यूल जो है हमने कोल की मदद से बॉयलर को हीट किया, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया, स्टीम ने टरबाइन को रोटेट किया, टरबाइन ने जनरेटर को रोटेट किया, जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी की दिया, और जो स्टीम है उसको हम लोग वाटर में बना के फिर से रिसाइकल कर सकते हैं बच्चों। तो ये था थर्मल एनर्जी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लो बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों उसी का कंटिन्यूशन। सिंस थर्मल एनर्जी इज यूज टू हियर टू जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जी सच पावर स्टेशन आर कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, थर्मल पावर प्लांट, यानी कि आपने हीट यूज़ किया है। इन थर्मल पावर प्लांट केमिकल एनर्जी इन द कोल इज कन्वर्टिंग टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपने देखा कि जो केमिकल एनर्जी कोल का था, कोल को हीट किया, कोल की मदद से हमने कैसा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, इसलिए हम लोग बोलते हैं कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू सेवरल स्टेप्स। तो देखो केमिकल एनर्जी इन कोल इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ये हीट ने क्या किया, स्टीम बनाया, स्टीम एकदम पावरफुल प्रेशर में निकला, इसलिए काइनेटिक एनर्जी वर्ड यूज़ किया है। यानी काइनेटिक एनर्जी ने फिर क्या किया, टरबाइन को रोटेट किया, टरबाइन ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है बच्चों। ये पूरा स्कीमेटिक डायग्राम एक बार गो थ्रू कर लो, आप देखोगे यहाँ पे किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। देखो यहाँ पे ये बॉयलर है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से ये जिगजैग कॉइल दिख रहा है, ये कॉइल है, ये कॉइल के अंदर यहाँ से वाटर जाता है, नीचे से वो स्टीम बन के ऊपर आएगा, स्टीम बाहर आएगा तो क्या करेगा, स्टीम टरबाइन को रोटेट करेगा, टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड है, जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ठीक है। और जो कोल बर्न करके आपने जो बॉयलर में जो कोल बर्न किया वो चिमनी से बाहर होता है, उसका एग्जॉस्ट गैस बाहर आ रहा है। देखो बच्चों ये पूरा प्रोसेस एक बार आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ से जो वाटर निकलेगा, ये दिख रहा है आपको, ये जो वाटर है, वाटर कूलिंग टावर में गया, कूलिंग टावर से कूल होकर फिर वाटर में कन्वर्ट हुआ, वापस से वो इधर आया, पंप की मदद से फिर इसमें जाएगा कॉइल में, कॉइल से फिर वो स्टीम हीट होकर स्टीम बनेगा, टरबाइन को रोटेट करेगा, टरबाइन जनरेटर को कनेक्टेड है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे। और जो हमने स्टीम निकाला था, स्टीम आगे जाके यहाँ पे कूलिंग टावर में कूल हो गया। तो पूरा प्रोसेस बच्चों डायग्राम में दिया हुआ है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। अब बच्चों आगे लिखा है, इफ यू सी अ थर्मल पावर स्टेशन यू विल ऑब्जर्व टू टाइप्स ऑफ टावर्स देयर, व्हाट आर दे? इफ यू ऑब्जर्व द स्कीमेटिक ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन इन द फिगर यू विल गेट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखोगे पीछे के डायग्राम में बच्चों, आपने यहाँ पे दो टाइप का चिमनी देखा आपने। यहाँ पे जो कोल का जो गैस, कोल जो बर्न होके जो निकल रहा था, वो यहाँ से आपको कोल के जो वेस्ट, जो कोल जलने के बाद में वो निकलते हैं स्मोक, वो देखा आपने। और यहाँ पे आपने क्या देखा, वाटर जब है ना कंडेंस हो गया, तो वाटर का जो वेपर था यहाँ पे वाटर कंडेंस हो गया, वाटर कूल हो गया, तो यहाँ से आपको हॉट एयर बाहर जाते हुए दिखाई देगा, हॉट एयर। बिकॉज क्या होता है, वाटर कूल हो गया तो वाटर अपना हीट छोड़ेगा, गर्मी छोड़ेगा,
तो इसलिए 2 टावर आपको यहाँ देखने मिला है। तो वही देख रहा है कि अगर आप वही कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम अपना देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो आफ्टर कंबशन ऑफ फ्यूल कोल इन द बॉयलर द एमिटेड गैसेज आर रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया लेफ्ट की तरफ जो दिखाया है। वंस द टर्बाइन इज रोटेटेड यूजिंग द स्टीम एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, स्टीम टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्रीजेस, दिस स्टीम इज कन्वर्टेड बैक टू वाटर बाय टेकिंग आउट द हीट। तो जो स्टीम है वहाँ से वो हॉट एयर बन के बाहर निकलता है, हॉट स्टीम जो था वो उसका अपना हॉट जो हीट था छोड़ दिया और वाटर बन गया। दिस इज डन इन द कंडेंसिंग टावर। तो दूसरा टावर का आपने क्या देखा, कूलिंग टावर देखा। तो वाटर इन द कूलिंग टावर इज सर्कुलेटेड थ्रू द कंडेंसर, मैंने आपको समझा दिया ये। हीट एनर्जी इन द स्टीम इज गिवन टू द वाटर एंड स्टीम कंडेंसेस बैक टू वाटर। तो बच्चों अगर आप ये डायग्राम में देखोगे, यहाँ पे जो हॉट स्टीम आया था, ऐसा स्टीम इससे अंदर आया था, स्टीम ने क्या किया, अपना हीट रिलीज कर दिया, स्टीम वाटर बन गया और ऐसा सर्कुलेट हो गया। तो यहाँ पे स्टीम किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो वही लाइन लिखा है बच्चों यहाँ पे जो मैंने रीड किया कि दिस स्टीम कन्वर्टेड बैक टू वाटर बाय टेकिंग आउट हीट फ्रॉम इट, दिस इज डन इन कंडेंसर यूजिंग वाटर इन द कूलिंग टावर। द वाटर इन द कूलिंग टावर इज सर्कुलेटेड थ्रू द कंडेंसर। हीट एनर्जी इन द स्टीम इज गिवन टू द वाटर एंड द स्टीम कंडेंसेस बैक टू वाटर। तो लिखा है हीट एनर्जी इन द स्टीम is given to water and the steam condenses back to water. Heat absorbed by the water is then released to atmosphere through the vapor and heated air through the cooling tower. तो वही जो हीट वाटर ने रिलीज किया था वो एटमॉस्फेयर में चला गया। Although thermal power generation is a major way of electricity generation today, it suffers from certain problem. तो लिखा है कि ये हम लोग आज अपनी इलेक्ट्रिसिटी इसी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इन्हें इसके कुछ प्रॉब्लम्स है बच्चों, जो कि हम लोग प्रॉब्लम अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी प्रॉब्लम्स यहाँ दिया है बच्चों, आप देख सकते हो। प्रॉब्लम क्या दिया है यहाँ पे, फर्स्ट प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। पहला प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन। तो लिखा है बर्निंग ऑफ कोल रिजल्ट्स इन एमिशन ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। बच्चों ये 3 गैस के नाम दिए, CO2, SO2 एंड NO, ठीक है, विच आर हार्मफुल टू द हेल्थ। तो ये हमें हार्म करता है। अलॉन्ग विद एमिशन ऑफ गैसेज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कोल, सूट पार्टिकल्स आर ऑल्सो रिलीज इन टू द एनवायरमेंट। दिस में कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चे अगर आपने देखा होगा कोल जब जलता है तो उसमें से काला धुआं निकलता है, ये अगर हम इनहेल करेंगे तो हमें इससे बीमारी हो सकती है। थर्ड प्रॉब्लम दिया रिजर्व्स ऑफ फ्यूल यूज्ड इन दिस मेथड कोल आर लिमिटेड। तुमको मालूम है ये इलेक्ट्रिसिटी अगर इसी कोल से बनाते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कोल एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो 3 प्रॉब्लम हमें ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। अब कुछ प्लेसेस दिए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। विंध्यानगर इन मध्य प्रदेश कितना प्रोड्यूस करा, 4760 मेगावाट। मुंद्रा इन गुजरात 4620 इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा है, ये यूनिट है मेगावाट। मुंद्रा गुजरात अगेन 4000। तमनार छत्तीसगढ़ 3400। चंद्रपुर महाराष्ट्र 3340। इतने सारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है हमारे इंडिया में। तो बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है, खाली वैल्यूज़ लर्न नहीं करना है। तुम्हें ये सब मैच द कॉलम में आ सकता है। हाँ, स्टेट के नाम लर्न करोगे कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हमारी इंडिया में। तो आप ये प्रॉब्लम्स को गो थ्रू कर लो बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि जो पावर प्लांट न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इन द पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्सो स्टीम टर्बाइन इज यूज टू रोटेट इन जनरेटर। वहाँ पे अपने कोल से हीटिंग किया था, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी से हीटिंग करेंगे। However, here the energy released by fusion of nuclei of atom like uranium और plutonium is used to generate the steam of high temperature and high pressure। बच्चों जो न्यूक्लियर एनर्जी वर्ड आया है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है यूरेनियम और प्लूटोनियम, ये सारे न्यूक्लियर रिएक्शन करता है, मतलब इसके रिएक्शन न्यूक्लियस से होते हैं, इसलिए वर्ड नाम दिया न्यूक्लियर एनर्जी। नहीं मतलब इनके न्यूक्लियस के रिएक्शन से इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर प्रोड्यूस करता है। द एनर्जी इन द स्टीम रोटेट्स द टर्बाइन, यानी इससे जब टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा तो वाटर को हीट करेगा, वाटर हीट करेगा तो स्टीम में कन्वर्ट होएगा तो टर्बाइन को रोटेट करेगा, विच इन टर्न ड्राइव्स द जनरेटर। तो देखो स्टीम टर्बाइन जनरेटर फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। द फ्लो चार्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट इज शोन इन द फिगर। तो देखो बच्चों यूरेनियम और प्लूटोनियम की मदद से न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर रिएक्शन करते हैं। बच्चों याद रखो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल चेन रिएक्शन। अगर यहाँ पे रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया गया
तो ये ट्रिमेंडस डैमेज कर सकता है, ठीक है, पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हो सकता है। तो इसको ध्यान से रिएक्शन किया जाता है, कंट्रोल चेन रिएक्शन बोलते हैं उसको। दस हियर न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू थर्मल एनर्जी, वहाँ पे कोल एनर्जी यूज़ किया था, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम, यानी थर्मल एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाई मूविंग स्टीम। फाइनली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टर्बाइन इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो टर्बाइन से जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये फ्लो चार्ट दिया है, न्यूक्लियर एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम इज यूज टू रोटेट द टर्बाइन, तो टर्बाइन घुमा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया, और फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें आउटपुट में मिला। तो बच्चों ये टॉपिक आप इसको गो थ्रू कर लो, किस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बच्चों एक क्वेश्चन है, कैन यू टेल हाउ डज न्यूक्लियर फिजन टेक प्लेस? When neutron is bombarded on an atom of uranium-235, it absorbs the neutron and converts into isotope uranium. तो बच्चों याद रखो, यूरेनियम 235 जब इसको बम्बार्ड करेंगे, किससे, न्यूट्रॉन से, जब ये न्यूट्रॉन से कोलाइड होता है, बम्बार्ड बोलते हैं इसको हम लोग वर्ड, तो क्या करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा। यूरेनियम 235 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये अनस्टेबल होता है बच्चों, इट इज़ वेरी अनस्टेबल। तो अनस्टेबल कन्वर्ट इनटू एटम्स, फिर क्या आएगा, तो यूरेनियम 235 यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो गया। अब इससे हमें क्या मिलेगा, लाइटर एलिमेंट्स मिलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बेरियम एंड क्रिप्टॉन। ये अनस्टेबल होने के कारण क्या होता है, रिएक्शन कर जाता है, रिएक्शन होने के कारण बेरियम और क्रिप्टॉन हमें मिलेगा। तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जब एक से बहुत सारे ब्रेक हो गए तो फिजन बोलते हैं, इसलिए वर्ड दिया है फिजन। जब कंबाइन होगा तो फ्यूजन वर्ड यूज होएगा, जब कंबाइन होते हैं तो फ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे ब्रेक हो रहा है बच्चों, देखो यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो गया, यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो गया। तो बेरियम और क्रिप्टॉन से अगर हम यूरेनियम जब बेरियम एंड क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो गया, तो आप उसको क्या बोलोगे बच्चों, फिजन रिएक्शन बोलोगे, ठीक है। रिलीजिंग 3 न्यूट्रॉन, तो बच्चों ये जो 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुआ है, याद रखो 3 न्यूट्रॉन रिलीज होता है इसके साथ में, बेरियम और क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन। तो 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया जाता है, खाली एक ही न्यूट्रॉन होता है जो आगे ऑपोजिट से बम्बार्ड करा के रिएक्शन को तो हम लोग बढ़ाते हैं। तो 3 न्यूट्रॉन जनरेट इन दिस प्रोसेस कॉजेस फ्यूजन ऑफ 3 अदर यूरेनियम। तो बच्चों देखो मैंने बताया कि 2 एब्जॉर्ब कर लिया, तो अगर है ना एक जो 3 निकले थे, तीनों यूरेनियम को अलग अलग दे देंगे, तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे। तीनों न्यूट्रॉन एक यूरेनियम को नहीं मिलता है, नहीं तो क्या होगा, रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। ये 3 न्यूट्रॉन है, 2 एब्जॉर्ब किया, एक इससे रिएक्ट किया, बाकी 2 दूसरे यूरेनियम से रिएक्ट किया गया है। तो इस तरह से हमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी फॉर्म बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको आप बोलोगे, किसकी मदद से, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की मदद से। तो आप इसको गो थ्रू कर लो बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। तो बच्चों देखो आगे लिखा है, द न्यूट्रॉन रिलीज इन दिस रिएक्शन रिलीज मोर एनर्जी थ्रू फ्यूजन और मोर यूरेनियम न्यूक्लियर। This process of fusion of uranium-235 atom continues and is called as chain reaction. In nuclear power plant, a control, देखो word use किया ना, control chain reaction results in the release of thermal energy which is used for electric generation. बच्चों मैंने आपको अभी पहले बताया कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके दूसरे यूरेनियम के साथ रिएक्ट किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर पावर प्लांट डज नॉट यूज फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, देयरफॉर प्रॉब्लम्स लाइक एयर पोल्यूशन डू नॉट अराइज। यहाँ पे एयर प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो इफ सफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल इज अवेलेबल, दिस कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाउएवर देयर आर फ्यू प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर पावर जनरेशन। अब ये है ना क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज़ करने से आगे डिस्कस करेंगे। एक बार हम लोग ये स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे दिख रहा है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, मैंने अभी तुमको समझाया था, जो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है तो उसमें से 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, तो एक ही न्यूट्रॉन एक हिस्से रिएक्ट करेंगे यूरेनियम से। तो जब यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कराते हैं तो रिएक्शन ऐसा बढ़ते जाता है। ये देखो यहाँ पे दिया ना बच्चों, तो ये दिख रहा है तुमको, इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म होएगा, फिर आगे ये 3 प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ये 3 प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग चेन रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन कंट्रोल चेन रिएक्शन बोलेंगे बच्चों इसको। तो ये था तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। अब इसको ये स्कीमेटिक डायग्राम को एक बार रेफर कर लो। अब प्रॉब्लम क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट में,
उसको हम लोग यूज़ करते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या दिक्कतें आती है। द प्रॉब्लम्स द प्रोडक्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स आर ऑल्सो रेडियो एक्टिव एंड एमिट हार्मफुल रेडिएशन। बच्चों, जो यूरेनियम 35 या आइसोटोप आपने यूज़ किया है उसको आप फेंक नहीं सकते हो, वो फेंकेंगे तो उससे ना बहुत ट्रिमेंडस डैमेज हो सकता है नेचर में, और हमें भी, उससे हमें कैंसर भी हो सकता है। द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर वेस्ट। हाउ टू डिस्पोज द न्यूक्लियर वेस्ट सेफली इज अ बिग चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट। इसलिए क्या करते हैं बच्चों, न्यूक्लियर वेस्ट को एक बहुत गहरी खड्डे खोदते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियर वेस्ट को एक टैंक में डाल के डीप उसको डग कर देते हैं। एन एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी वेरी फेटल। दिस इज बिकॉज द एक्सीडेंट में रिजल्ट इन रिलीज अ वेरी हार्मफुल रेडिएशन। इसका अगर एक्सीडेंट हुआ, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट से अगर न्यूक्लियर के केमिकल्स रिलीज हुए तो इट कैन कॉज अ ट्रिमेंडस डैमेज टू द एनवायरनमेंट एज वेल एज टू द पीपल स्टेइंग अराउंड। बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस। अब यहाँ पे हम नेचुरल गैस की मदद से हीटिंग करेंगे। हमने पहला पढ़ा था कोल गैस, दूसरा आपने पढ़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, अब यहाँ पे नेचुरल गैस। इन दिस प्लांट द टर्बाइन इज रन बाय अ गैस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरेटेड बाय कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। बच्चों, नेचुरल गैस को बर्न करेंगे तो क्या आएगा, वहाँ पे गैस रिलीज होएगा, ठीक है। टर्बाइन इज रन बाय गैस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरेटेड बाय कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। मतलब नेचुरल गैस को बर्न करेंगे तो वहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस होएगा या कोई गैस प्रोड्यूस होएगा। अ फ्लो चार्ट शोइंग वेरियस स्टेजेस इन द पावर जनरेशन प्लांट इज हियर। सी, नेचुरल गैस ने क्या किया, हाँ अच्छा, यहाँ पे एयर यूज़ किया, यहाँ पे स्टीम यूज़ नहीं किया। नेचुरल गैस क्या करेगा, एयर को हीट करेगा। तो नेचुरल गैस यहाँ से आ रहा है, एयर अंदर से आ रहा है बाजू से, तो ये एयर अंदर हीट होएगा। गर्म एयर क्या करेगा, टरबाइन को रोटेट करेगा, टरबाइन क्या करेगा, जनरेटर को रोटेट करेगा, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी देगा। देयर आर 3 मेन सेक्शंस इन दिस टाइप ऑफ प्लांट। प्रेशराइज्ड एयर इज इंट्रोड्यूस इनटू द कॉम्बशन चेंबर यूजिंग अ कंप्रेसर। तो आप देखोगे यहाँ पे एयर तो डाल रहा है लेकिन कंप्रेसर की मदद से। कंप्रेसर कैसा होता है, जैसा तुमने अपने साइकिल के या कार के टायर में जो एयर भरते हैं वो किसकी मदद से भरते हैं, कंप्रेसर की मदद से। In the combustion chamber, the natural gas burns in the presence of air. The gas at very high temperature and pressure generated in this chamber runs the turbine. तो ये जो गैस निकला यहाँ से, गर्म एयर जो था गैस बन के, वो गैस टरबाइन को रोटेट करेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन दिस प्लांट इज शोन। केमिकल एनर्जी नेचुरल गैस, काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू कंबशन ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि केमिकल एनर्जी क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी नेचुरल गैस का जो यहाँ से था एयर, उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, यानी कि उसको एनर्जी दिया। यानी एयर के पास अब खुद एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब फास्ट मूविंग, तो फास्ट मूविंग होने के कारण गैस टरबाइन को रोटेट करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन इज देन रोटेटेड विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बच्चों, ये था तुम्हारा पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस। अब आगे और दिया है कि एफिशिएंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ पावर जनरेशन प्लांट इज हायर देन दैट ऑफ पावर जनरेशन बेस्ड ऑन कोल। अभी अगर इसको कंपेयर करेंगे कि कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और नेचुरल गैस से, तो ज़्यादा अच्छा कौन सा है, ये जो हम पढ़ रहे हैं नेचुरल गैस वाला। सिंस नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन सल्फर, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस रिजल्ट्स इन लेस पोल्यूशन। क्यों अच्छा है, बिकॉज नेचुरल गैस के अंदर पोल्यूशन कम होता है। ये डायग्राम दिया है बच्चों, आप देख सकते हो कि यहाँ से ये कंप्रेसर की मदद से कंबशन चेंबर में हम लोग क्या करेंगे, एयर डालेंगे और यहाँ से फ्यूल आएगा, हीट करेंगे फ्यूल की मदद से, तो क्या होगा, जो हॉट एयर निकलेगा वो क्या करेगा, गैस टरबाइन को रोटेट करेगा। देखो दिख रहा है ये एरो मतलब गोल घूम रहा है, गैस टरबाइन रोटेट होगा, ठीक है, तो जनरेटर को रोटेट करेगा, जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अब जो हॉट गैस है यहाँ से बाहर निकलेगा, इसलिए लिखा एमिशन ऑफ हॉट गैसेस। तो लिखा लेट्स थिंक विच इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस इज इको फ्रेंडली एंड विच नॉट। तो हमने अभी डिस्कस किया कोल वाला अच्छा नहीं है, लेकिन ये आपने जो पढ़ा नेचुरल गैस वाला वो इको फ्रेंडली है, ठीक है, ये ज़्यादा इको फ्रेंडली बोल सकते हैं हम लोग। बच्चों यहाँ पे लिखे सम नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट्स एंड देयर कैपेसिटी। अब ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में एक जगह है समरल कोटा, महाराष्ट्र में अंजनवेल, दिल्ली में बावना, आंध्र प्रदेश में कोंडनपल्ली। ये 4 नाम दिया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब उसकी कैपेसिटी दिया है बच्चों, अब इसको गो थ्रू कर लो वैल्यूज़ को। जैसा आंध्र प्रदेश में समरल कोटा में 2620 मेगावाट प्रोड्यूस हो रहा है, महाराष्ट्र में अंजनवेल करके जगह वहाँ पे 2220 मेगावाट प्रोड्यूस हो रहा है, दिल्ली बावना में
1500 मेगावाट, आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली में 1466 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, दो यूज ऑफ एनर्जी इज अनअवेलेबल इन आवर डे टू डे लाइफ, इट इज़ नेसेसरी टू यूज इट केयरफुली एंड ओनली इन द रिक्वायर्ड अमाउंट। तो इलेक्ट्रिसिटी बच्चों हमें बहुत सावधानी से यूज़ करना है, बिकॉज एनर्जी को अगर जितना वेस्ट करोगे तो आगे फ्यूचर में हमें उतने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होने के कारण एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा है अब हम देखेंगे। एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स लाइक यूरेनियम एंड प्लूटोनियम आर नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तुमने देखा ही है कि जैसा ये यूरेनियम और प्लूटोनियम है, इसको डिस्पोज करने का प्रॉब्लम है। कोल तुमने देखा कि ये हार्मफुल गैस रिलीज़ करता है, नेचुरल गैस भी क्लीन सोर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है। तो और है ना, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं हमें हार्म करेगा। इट मीन्स दैट इफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड यूजिंग दीज फ्यूल्स इट कैन लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। वी हैव सीन दैट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड नेचुरल गैस लीड्स टू एमिशन ऑफ सर्टेन गैसेज एंड सूट पार्टिकल्स। देखा तुमने, पढ़ा ही था, कोल क्या करता है, काला काला सूट पार्टिकल धुआं निकालता है। दिस रिजल्ट इन द एयर पोल्यूशन, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों अगर कभी कभी कोई चीज़ की इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के बदले कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस, ये हमें हमारी जान ले सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ एडवर्सली अफेक्टिंग आवर हेल्थ। इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट सीवियरली। अच्छा, अभी आपके जो फ्यूल बर्न हो रहे हैं उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है बच्चों। द फिनोमिना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज एग्जाम्पल ऑफ दिस। आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग कितना हार्म करेगा, हमारा आइस कैप को मेल्ट करते जा रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा लीड टू प्रॉब्लम लाइक एसिड रेन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से एसिड रेन हो रहा है। सूट पार्टिकल्स जनरेटेड ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉज एयर पोल्यूशन। मैंने बताया जैसे काला काला पार्टिकल वो एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक अस्थमा। ये जो सूट पार्टिकल है, जो जो छोटे छोटे काला पार्टिकल्स कैरी करते हैं, हमारे लंग्स में जाएंगे तो हमें अस्थमा हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। अच्छा, ये कोल वगैरह बनने के लिए कितना टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स। यानी कि ये जैसा अभी नेचुरल गैस में इन्होंने नाम भी दिया एलपीजी एंड सीएनजी। ऑल्सो द रिजर्व्स ऑफ दीज फ्यूल्स आर लिमिटेड, दे आर गोइंग टू डिप्लीट इन फ्यूचर। ये कभी ना कभी आने वाले फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। इट इज सेड दैट विद द करंट स्पीड ऑफ देयर यूज द कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड वुड लास्ट फॉर अनदर 200 ईयर्स। यानी कि ज़मीन के अंदर जो कोल है अभी खाली 200 साल और चलेंगे। और सो नेचुरल गैस रिजर्व फॉर अबाउट 200 to 300 ईयर्स, और नेचुरल गैस खाली 200 से 300 साल ही चलेंगे। फिर क्या होगा, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरा लाइफ स्टैंड स्टिल हो जाएगा। द लाइफ विल कम टू स्टैंड स्टिल। वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स इन यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी लाइक डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। मैंने तुमको बताया न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करना सबसे बड़ा डिफिकल्टी है। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ डिजास्टर ड्यू टू एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। दूसरा खतरा क्या रहता है कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कभी एक्सीडेंट हुआ तो बहुत बड़ा डिजास्टर कर सकता है। कंसिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स, इन इट इज सेड दैट द एनर्जी जनरेशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स आर नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अब एक पैराग्राफ दिया है बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में, टूवर्ड्स एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। देयर आर अदर वेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन विच अवॉइड्स above problem. Electricity generation from water reservoir, wind, sunlight, biofuel etc. are example of such method. मतलब आप सनलाइट की मदद से, सोलर पैनल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लो, विंड टर्बाइन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लो, डैम वाटर, जैसे डैम वाटर का रनिंग वाटर है, रिवर जो फ्लो होता है उस पर टर्बाइन लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा वो। द एनर्जी सोर्सेज यूज इन सच ऑप्शंस दैट इज वाटर रिजर्वायर, विंड, सनलाइट, बायोफ्यूल आर नेवर एंडिंग एंड आर दैट इज आर परपीचुअल, मतलब कंटिन्यू चलेगा, खत्म नहीं होगा। मोर ओवर यूज ऑफ दिस सोर्सेज डू नॉट लीड टू एनवायरमेंट प्रॉब्लम डिस्कस्ड अबव। देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू दिस सोर्सेज आर कॉल्ड एनवायरमेंट फ्रेंडली। वी कैन ऑल्सो कॉल द एनर्जी जनरेटेड बाय दिस प्रोसेस एज ग्रीन एनर्जी। लुकिंग एट द प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग फ्यूल्स लाइक कोल, natural gas and nuclear fuel, the world is now heading towards the environment friendly energy, that is green energy.
तो लिखा है कि जो प्रॉब्लम हमने पीछे डिस्कस किया उसको ध्यान में रखते हुए आजकल वर्ल्ड किस तरफ जा रहा है, उस एनर्जी जनरेशन की तरफ जा रहा है, मतलब उस मेथड की तरफ जा रहा है जहाँ पे प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन नहीं हो सके। तो बच्चों अब पहला टॉपिक उसका पढ़ेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर यानी रनिंग वाटर, और पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर यानी कि जो वाटर स्टोर हुए डैम में स्टोर है, हाइट पे स्टोर है, इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर स्टोर्ड इन द डैम इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। बच्चों अब आपको मैं बता दूं, अगर डैम का वॉल है, ठीक है, हाइट पे है, और है ना यहाँ से पूरा इस तरह पूरा रिजर्वायर है वाटर का, जब ये डैम का गेट खोलेंगे तो पानी नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे टरबाइन लगी होती है, तो टरबाइन के ब्लेड पे गिरेगा बच्चों, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, टरबाइन घूमेगा, जनरेटर को घुमाएगा, जनरेटर को टर्न करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। फास्ट फ्लोइंग वाटर इज ब्रॉट फ्रॉम द डैम टू द टरबाइन एट द बॉटम ऑफ द डैम। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर ड्राइव्स द टरबाइन, टरबाइन इन टर्म्स ड्राइव्स द जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पूरा फ्लो चार्ट दिया बच्चों, वाटर रिजर्वायर से जो एनर्जी हाइट पे स्टोर है तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है, वाटर टरबाइन, वाटर क्या करेगा, टरबाइन को रोटेट करेगा, टरबाइन जनरेटर को रोटेट करेगा, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ये फ्लो चार्ट था बच्चों हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का। अब इसको एक बार गो थ्रू कर लो, फिर आगे चलते हैं हम। बच्चों यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी। अब क्या होता है बच्चों, ये जो डायग्राम था ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का है ये डायग्राम, और विंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी है ना, यहाँ पे लिखा है वाटर का। बच्चों ये करेक्शन होना चाहिए, विंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे वाटर एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी बोल सकते हो आप, हम लोग लिखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो बोल लो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग हाइड्रो एनर्जी दैट इज वाटर एनर्जी। तो बच्चों आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डैम है, डैम पूरा वाटर को स्टोर किया हुआ है, जैसे डैम का गेट खोलेंगे ये फुल स्पीड में पानी नीचे आएगा। यहाँ पे जनरेटर लगी हुई है, जो रनिंग वाटर जनरेटर को रोटेट करेगा, उसके पहले टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन जनरेटर को घुमाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा बच्चों। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और ये देखो दिख रहा है, फिर ये सिटी में या विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होता है। द स्कीमेटिक ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज शोन इन द फिगर। वाटर फ्रॉम अबाउट मिडल ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द डैम इज टेकन। देखो यहाँ पे बीच में से वाटर को लिया हुआ है एज शोन इन द फिगर, या तो ऐसे भी ले सकते हो, यहाँ पे नीचे जो रिजर्वायर है यहाँ पे भी गेट होती है, इस गेट को भी ओपन करोगे तो टरबाइन को ये रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने जो पहले पार्ट बताया, यहाँ से जो वाटर आ रहा है वो गलत है, यहाँ से इन लोग ने लिया है वाटर, वाटर को यहाँ से गेट को रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सॉरी ये रनिंग वाटर क्या करेगा, टरबाइन को रोटेट करेगा, टरबाइन जनरेटर को, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है बच्चों। आप एक बार गो थ्रू कर लो इसको, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ क्या लिखा है बच्चों, यहाँ लिखा है यूज ब्रेन पावर विद रेफरेंस टू पॉइंट बी, potential energy of how much water reservoir in the dam will be converted into kinetic energy. What will be the effect of electricity generation if the channel taking water to turbine starts at point A? जैसा कि आप डायग्राम में देखोगे कि अगर हम लोग इस पॉइंट से A से, अगर मैं इस पॉइंट से अगर इलेक्ट्रिसिटी वाटर को छोड़ूं तो क्या होगा, क्या चेंजेस देखने मिलेगा। हम ये देखेंगे कि वाटर फुल स्पीड से नीचे की तरफ आएगा, लेकिन क्या रहेगा कि हम है ना डैम का बहुत सारा वाटर यूज़ नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक और चीज़ है, हाइट पे अगर होगा, हाइट पे तो प्रेशर कम मिलेगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए पानी बहुत स्पीड में निकलेगा। अगर आप वाटर यहाँ से रिलीज़ कराओगे ए से तो टरबाइन को पावरफुली घुमा नहीं सकेगा। ठीक है बच्चों, ये वही लिखा हुआ है। और क्या लिखा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इफ द चैनल टेकिंग वाटर टू टरबाइन स्टार्ट्स एट पॉइंट सी। हम लोग पीछे चल के देखते हैं बच्चों कि पॉइंट सी कहाँ है। पॉइंट सी से अगर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये लेवल सेम हो जाएगा, तो भी फिर ये स्पीड में फ़र्क पड़ेगा। भले ही ऊपर वाले प्रेशर के कारण पानी नीचे आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बना पाएगा, इसलिए बीच वाले पॉइंट से ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा।
तो ये था तुम्हारा 3 पॉइंट जो हमें डिस्कस करना था। अब बच्चों लिखा है सिंस नो फ्यूल इज बर्न्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, नो एयर पोल्यूशन ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल रिजल्ट्स। However, considering the issue like forced migration of large communities, submerging of forest and fertile land, adverse effect on living creature in the river, it has also always been a point of debate whether the hydroelectricity is environmental friendly or not. What is your opinion about it? वो कह रहा है कि डैम बनाने के लिए हमें बहुत जगह लगेगा, तो हमें झाड़ जंगलों को काट के, सब को काट के हमें डैम बनाना पड़ेगा, तो एडवर्सली ये भी एक तरह से एनवायरनमेंट को तो अफेक्ट कर ही रहा है। अब बच्चों यहाँ दिया है एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। पहला पॉइंट है, हम लोग दो डिस्टिंग्विश पढ़ेंगे कि एडवांटेज क्या है और प्रॉब्लम क्या है। नो फ्यूल इज बर्न्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, देयर इज नो पोल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंबशन ऑफ फ्यूल। अब यहाँ पे लिखा था बैक वाटर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर इन डैम में सबमर्ज विलेजेस और टाउन्स इन दैट एरिया। दिस लीड्स टू प्रॉब्लम्स ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन। मोर ओवर दिस कैन ऑल्सो सबमर्ज फॉरेस्ट एज वेल एज फर्टाइल लैंड, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया। If there is a sufficient water storage in the dam, it is possible to generate electricity when necessary. Although water reservoir is used for power generation, it can be replenished during rainy season, leading to uninterrupted power generation. तो लिखा है कि डैम में पानी बार बार स्टोर हो सकता है, बारिश आएगी तो हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं, तो ये एडवांटेज में आ गया। इसका सेकेंड एडवांटेज है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर वाटर में हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द लिविंग वर्ल्ड इन द रिवर। आपको मालूम है जो डैम में वाटर स्टोर करते हैं वो रिवर का डायरेक्शन को चेंज करके करते हैं, तो रिवर का जो डायरेक्शन है उसको चेंज करेंगे तो वो फिर जो लिविंग क्रिएचर्स है वो डैम में आएगा, और डैम का वाटर जब हम लोग रिलीज़ करेंगे तो क्रिएचर्स हार्म हो सकते हैं, तो ये दूसरा प्रॉब्लम हमें देखने मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, डू यू नो करके आपको यहाँ दिया हुआ है कि सम मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स इन इंडिया एंड देयर कैपेसिटी। जैसा प्लांट प्लेस है, स्टेट और कैपेसिटी है। तेहरी डैम उत्तराखंड में इलेक्ट्रिसिटी कितना जनरेट कर रहा है, 2400 मेगावाट। कोयना महाराष्ट्र में 1960 मेगावाट, ये अपना रायगढ़ रत्नागिरी के साइड में कोयना डैम आता है। आंध्र प्रदेश श्री शैलम डैम, उसकी कैपेसिटी 1670 है। व्हाट इज लेक टैपिंग, वाई टेक्स प्लेस, ये पढ़ना है अपने को, पता करोगे नेट से आप। अच्छा, द काइनेटिक एनर्जी इन विंड हैज़ बीन यूज सिंस लॉन्ग फॉर लिफ्टिंग ऑफ वाटर, फॉर ड्राइविंग फ्लोर मिल एक्सेट्रा। विंड एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बच्चों ये सब देखो आपको यूज में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ये विंड के ऊपर है, तो ये विंड एक्चुअली ये हेडिंग विंड एनर्जी में आ जाना चाहिए, हेडिंग लिख देना चाहिए था यहाँ पे विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी का जो विंड का जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि जब विंड मूव होता है तो क्या करेगा, उसका जितनी एनर्जी होती है कि वो टरबाइन को रोटेट कर सकता है बच्चों। तो लिखा है कि द मशीन विच कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड एज विंड टरबाइन। एज द विंड स्ट्राइक्स द ब्लेड ऑफ द टरबाइन, द ब्लेड रोटेट्स। द एक्सेल ऑफ द टरबाइन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर थ्रू अ गियर बॉक्स। तो बच्चों क्या होता है, अगर मैं आपको डायग्राम बताऊं कि ये विंड ब्लेड होते हैं, विंड ये क्या होते हैं, विंड मिल के ब्लेड होते हैं। अभी जब ये ब्लेड गोल घूमेगा तो क्या होगा, ये टरबाइन से कनेक्टेड होता है और टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड होता है। तो अगर ब्लेड घूमेगा तो टरबाइन को घुमाएगा और टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो वही लिखा है, दस द रोटेटिंग ब्लेड ड्राइव्स द टरबाइन एंड टरबाइन इन टर्न ड्राइव्स द जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वेरियस स्टेजेस इन द विंड एनर्जी जनरेशन कैन बी शोन इन द डायग्राम, जो भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले बच्चों यहाँ पे लेक टैपिंग का मतलब मैं तुमको समझा देता हूँ। लेक टैपिंग मतलब ये होता है कि अगर आप है ना लेक से एक टनल बनाते हो, टनल बनाते हैं उसको हम लोग कैनाल बोल सकते हैं। तो टनल या कैनाल बनाओगे और वो वाटर को हम लोग है ना बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इरिगेशन के लिए काम आ सकता है, ठीक है। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वाटर यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम लोग लेक टैपिंग बोलते हैं बच्चों। अभी आपको ये फ्लो चार्ट देखने मिलेगा बच्चों यहाँ पे कि विंड एनर्जी जो होता है उसके पास वेलोसिटी होती है, हाई स्पीड का विंड होता है, वो विंड टरबाइन को रोटेट करेगा। टरबाइन विल इन टर्न रोटेट द जनरेटर एंड दिस विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो बच्चों, ये जैसा मैंने बताया, ये ब्लेड हो गया, ये आपका जो हवा आ रही है, एयर जब ब्लो होएगा तो क्या करेगा, ये जो विंड है ना, ये ब्लेड को घुमाएगा। ब्लेड किससे कनेक्टेड है, शाफ्ट किससे कनेक्टेड है, ये क्या बोलते हैं, टरबाइन से। टरबाइन किससे कनेक्टेड है, जनरेटर।
और जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा आपको। तो ये प्रोसेस था बच्चों आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम विंड। नाउ यहाँ पे लिखा है कि विंड वेलोसिटी इज यूजुअली हाई ऑन सी सोर्स एंड दैट एनवायरनमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ विंड टर्बाइन। विंड एनर्जी इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कहाँ देखने मिलेगा विंड एनर्जी का जनरेशन, खास करके सी सोर्स पे जहाँ पे हवा की फ्लो अच्छा रहता है। विंड एनर्जी इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, हाउएवर द विंड वेलोसिटी नेसेसरी फॉर विंड एनर्जी जनरेशन इज नॉट available everywhere. In that sense, use of wind energy is limited. Now get information about major wind power station in India and their capacity. तो इन्फॉर्मेशन निकालना है तो आप नेट पे देख के निकाल सकते हो बच्चों। नाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी, अगला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी। यूजिंग द एनर्जी इन द सनलाइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी जनरेटेड इन टू वेज. In all the above method of electricity generation, we have studied the electric generator is driven by using some source of energy, and electricity is generated by making use of principle of electromagnetic induction. तो आपने देखा क्या कि हम है ना टरबाइन को घुमाते हैं, तो टरबाइन घूमेगा तो क्या करेगा, तुमने देखा था कि मैग्नेट घूमेगा, मैग्नेट घूमेगा तो क्या होगा, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये हमने इतना बड़ा प्रोसेस पढ़ा था। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर केस डिफरेंट है। हाउएवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी जनरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम सोलर रेडिएशन विदाउट यूजिंग जनरेटर एंड विदाउट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दिस हैपेंस इन अ सोलर फोटोवोल्टिक सेल. सोलर फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इन द सेकेंड मेथड द एनर्जी इन द सोलर इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी. तो सेकेंड मेथड में क्या लिखा है, सोलर रेडिएशन जो है सोलर का यानी सन का जो हीट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, थर्मल एनर्जी में. देन द टर्बाइन जनरेटर सिस्टम इज ड्रिवन यूजिंग थर्मल एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो सेकेंड मेथड में बच्चों यहाँ पे अभी आगे डिस्कस करने वाले हम लोग, यहाँ पे दिखाया नहीं है बच्चों, ये सेकेंड मेथड है। देखो सन की लाइट से क्या करते हैं लोग, हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट क्या करेगा, स्टीम प्रोड्यूस करेगा, स्टीम टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। मतलब कैसा होता है ये ऐसा कर्व शेप होता है, लाइट सन की लाइट आती है और एक पॉइंट पे हीट करता है सारा, तो इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी जो हीट होती है वो क्या करेगा, वो ऐसे एक जगह पे कलेक्ट होएगा हीट, फिर क्या करेगा वाटर को बॉईल करेगा, अंदर वाटर होता है, बॉईल बन के बॉईल होकर स्टीम प्रोड्यूस करेगा, स्टीम फिर टरबाइन को रोटेट करता है। तो ये प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये सेकेंड मेथड यही बता रहा है जो हमने पीछे पढ़ा। देखो बच्चों लिखा है, इन सेकेंड मेथड द एनर्जी इन द सोलर रेडिएशन इज कन्वर्टिंग टू थर्मल एनर्जी फर्स्ट, देन द टरबाइन जनरेटर सिस्टम इज ड्रिवन थ्रू थर्मल एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट फोटोवोल्टिक सेल। अब फोटोवोल्टिक सेल होता क्या है, सोलर फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट द सोलर रेडिएशन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसा आपने कैलकुलेटर में देखा होगा, छोटा सा एक पैनल दिखा होता कैलकुलेटर में, वो क्या होता है लाइट में जब चलता है तो आप देखोगे कि साइड में ऐसा छोटा सा ब्लॉक दिखाया हुआ है, तो क्या होता है इस पर जब लाइट पड़ेगी तो आपका कैलकुलेटर वर्क करता है। तो ये क्या हो गया, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये आपका फोटोवोल्टिक सेल होता है। दिस इज कॉल्ड फोटोवोल्टिक सेल। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड थ्रू दिस एनर्जी सिस्टम प्रोसेस इज डीसी नेचर। आपको जो आउटपुट एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो डीसी बोलते हैं। आपको मालूम होगा दो टाइप के करंट होते हैं, एसी करंट होता है, डीसी करंट होता है। तो हमें इस केस में डीसी करंट मिलता है। दीज सोलार्स आर मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो बच्चों मैंने तुमको जो बताया ये पैनल जो होता है वो सिलिकॉन का होता है। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। अ सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जनरेट्स अबाउट 30 मिली एम्पियर। जैसे अगर आप छोटा सा एक, मैंने देखो कितना बॉक्सेस बनाया है, अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का बॉक्स बनाता हूँ तो कितना करंट प्रोड्यूस करता है, 30 मिली एम्पियर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अबाउट 0.5 वोल्ट। Thus, a silicon solar cell of dimension 100 centimeter square will generate 3 एम्पियर करंट। अगर आप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का साइज बनाओगे तो 3 एम्पियर करंट मिलेगा। ठीक है, वो मल्टीप्लीकेशन बताया कैसा 3 एम्पियर होता है। एंड 0.5 वोल्टेज, आउटपुट कितना रहेगा वोल्टेज का 0.5। रिमेंबर दैट पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल फ्रॉम अ सोलर सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। तो ये करंट जो है, करंट वो एरिया पे डिपेंड करता है, नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो एनर्जी इन सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू डीसी इलेक्ट्रिक पावर इन फोटोवोल्टिक सेल। तो ये सोलर फोटोवोल्टिक सेल के बारे में हमने पढ़ा अभी। अब उसके आगे हम लोग अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं
कि इफ 2 सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज शोन इन द फिगर 5.23। बच्चों हम लोग फिगर में देखते हैं 5.23 एक के बाद एक देखो कनेक्ट किया हुआ है। ये देखो ये वन आफ्टर दी अदर, ये सीरीज कनेक्शन है और ये पैरेलल कनेक्शन है। तो आप ध्यान में रखो, सीरीज में इस तरह से कनेक्ट होता है वन आफ्टर दी अदर, पैरेलल में इस तरह से कनेक्टेड है। और ये देखो 36 सोलर सेल्स का ये सोलर पैनल बना हुआ एक बड़ा। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इफ 2 सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन इज एडिशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल सोलर सेल। तो मतलब क्या है कि आपने दो सेल कनेक्ट किया, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला, आप इसको ऐड करोगे तो आपको इसका कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो इस तरह से ऐसा ना बहुत सारा अगर कनेक्ट करता हूँ तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस हमें बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, यानी कि इसकी आउटपुट वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। हाउएवर द करंट जनरेटेड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द करंट फ्रॉम एन इंडिविजुअल सेल। तो लिखा है देखो, द करंट जनरेटेड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द करंट फ्रॉम द इंडिविजुअल सेल। इट मीन्स दैट व्हेन सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज करंट आर नॉट एडेड बट वोल्टेज आर एडेड। मतलब मैंने तुमको बताया कि 3 वोल्ट है तो आपको आउटपुट 3 वोल्ट मिलेगा, लेकिन करंट यहाँ पे जो भी करंट इसमें मिल रहा है सब में करंट सेम होएगा। अगर इसमें 3 एम्पियर है, इसमें 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, तो टोटल भी आपको 3 एम्पियर ही मिलेगा, ऐड नहीं होएगा। यहाँ पे करंट ऐड नहीं होता है बच्चों। इफ 2 सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द करंट जनरेटेड इज, अब है ना जब वो उसको आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे बच्चों सोलर सेल को, तो इस केस में करंट ऐड होगा। अब यहाँ पे आपको करंट ऐड होएगा लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा। इस केस में वोल्टेज विल बी सेम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, करंट एड्स अप, एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ऐड हो जाएगा, करंट इज कांस्टेंट। ये आपने लास्ट ईयर 9th में पढ़ा था बच्चों, सीरीज एंड पैरेलल, नहीं सॉरी, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था यही साल के बुक में। हाउएवर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन इज सेम। देखो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप बोलोगे कि इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो V रहेगा, करंट ऐड होएगा। पैरेलल में करंट ऐड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होगा और करंट सेम रहेगा। Thus if 2 solars are connected in parallel the potential difference from the 2 cells are not added। तो आपने दोनों चीजें पढ़ लिया, सीरीज और पैरेलल के बारे में बच्चों। आप ये डायग्राम रेफर कर लोगे। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब लिखा है इन दिस वे बाय कनेक्टिंग द मेनी सोलर सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल सोलर पैनल्स जनरेटिंग रिक्वायर्ड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर मेड। मतलब कनेक्शन किस हिसाब से करते हैं, जैसा आपको चाहिए। आपको करंट ज़्यादा चाहिए तो आप उसको कैसे कनेक्ट करोगे बच्चों, करंट ऐड होता है पैरेलल में। और अगर आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो आप उसको कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज में। तो डिपेंड करता है आपको कैसा रिक्वायरमेंट है, आप वैसा कनेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल इफ 36 सोलर सेल्स ईच ऑफ साइज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सोलर पैनल, इट विल गिव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट एंड करंट ऑफ 3 एम्पियर। देखो यहाँ पे कनेक्ट कैसा किया है, सीरीज में कनेक्ट किया, तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होता है लेकिन करंट ऐड नहीं हो रहा है। Many such panels are connected together to generate electricity on large scale. A good solar cell can have an efficiency of around 15%. It means that if a solar panel receives power of 100 watt from solar radiation, the electrical power output from a panel will be 15 watt. यानी कि सोलर पैनल अगर सन से इलेक्ट्रिसिटी रिसीव कर रहा है, ठीक है, लिखा है ना, पैनल रिसीव पावर ऑफ 100 वाट फ्रॉम सोलर रेडिएशन, यानी सन से 100 वाट रिसीव कर रहा है तो 15 वाट का आउटपुट उसे देना चाहिए हमें, जो कि हम बेस्ट मानते हैं। Many solar panels are connected in series and in parallel to generate required amount and potential difference। तो हमने पढ़ा कि आप कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज या पैरेलल में, जैसा आपको रिक्वायरमेंट है। तो एज शोन इन द फिगर 5.26 सोलर सेल इज द बेसिक यूनिट इन सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट। मेनी सोलर सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ सोलर पैनल। तो बच्चों अगर आप देखोगे ये डायग्राम की बात कर रही है लोग, ये तो किस तरह से इन लोगों ने अरेंज किया है, पूरा सेटअप को इन लोग सोलर पैनल बनाते हैं बच्चों, इसी से लोग सोलर पैनल बनाते हैं। आपको कैसा रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि मेनी सोलर पैनल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म अ सोलर रिंग एंड मेनी सोलर स्ट्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म एन एरे। तो देखो बच्चों कैसा बनाया, सोलर पैनल से स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग से एरे बनाया। तो इसका मतलब अगर लिखना है तो आप लिखोगे सोलर पैनल को कंबाइन करके इन लोगों ने पहला स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, स्ट्रिंग, फिर ऐसा बहुत सारा स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया, बहुत सारा स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके इन लोग ने एरे में कन्वर्ट किया। तो बच्चों आपको समझ में आया ये। तो यहाँ पे सोलर पैनल से स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग से एरे बनाया। एज वी कैन ऑब्टेन एज मच इलेक्ट्रिकल पावर इज नीडेड
दे आर यूज इन एप्लीकेशन विच नीड मार्जिनल पावर। जैसा कि कैलकुलेटर का एग्जांपल बताया, वहाँ पे छोटा सा पैनल यूज़ करते हैं, और जहाँ पे मेगावाट कैपेसिटी होती है वहाँ पे बड़ा पैनल यूज़ करते हैं। आगे लिखा है द पावर अवेलेबल फ्रॉम द सोलर सेल इज डीसी, सो इन एप्लीकेशन विच नीड डीसी पावर, example electric light based on light emitting diode LED, the energy can be directly used. However, since energy from solar cell is available only in the presence of sunlight, energy has to be stored in batteries for later time. तो बच्चों लिखा है कि जो लाइट में अगर दिन में अवेलेबल नहीं है, सॉरी दिन में ये खाली सोलर एनर्जी अवेलेबल है, तो रात के लिए क्या करते हैं हम लोग उसको बैटरी में स्टोर करके रख लेते हैं, तो रात को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सोलार पावर जो सोलार पैनल है वो क्या करेगा, दिन में लाइट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी में स्टोर कर लेगा, रात को यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज रन ऑन एसी पावर, यानी हमारे घरों में जो सप्लाई आता है एसी पावर में आता है। इन सच केस डीसी सोलर पावर मस्ट बी कन्वर्टेड टू एसी यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड इन्वर्टर। तो क्या होता है बच्चों, अगर दिन में सपोज आपको सन की लाइट को यूज़ करना है और हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है एसी पावर पे चलती है, तो आप क्या करोगे, सोलार पावर से जो डीसी जनरेट हुआ है आप इन्वर्टर की मदद से उसको एसी में कन्वर्ट करोगे। वी हैव सीन दैट मेनी सोलार पैनल्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू जनरेट वॉट एवर एनर्जी वी नीड। एज शोन इन द फिगर, द डीसी पावर जनरेटेड फ्रॉम दिस पैनल इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एसी पावर। अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स द वोल्टेज एंड करंट लेवल्स ऑफ द जनरेटेड पावर एंड देन इट इज फेड टू द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो अभी उसी तरह जहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर में की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जो सोलार पैनल जो डीसी में प्रोड्यूस किया था उसको एसी में कन्वर्ट करेंगे। तो ट्रांसफार्मर ट्रांसफर्ड वोल्टेज एंड करंट लेवल्स। अच्छा, अभी एक और चीज़ बताता हूँ मैं, जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज में स्टेप अप और स्टेप डाउन दो टाइप के वोल्टेज होते हैं। एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। मतलब आपको जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए हम वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, और जहाँ पे कम वोल्टेज चाहिए वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर सपोज आपने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया है लेकिन हमें कम भेजना है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप डाउन की मदद से उसको कम करेंगे। इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड विदाउट एनी फ्यूल कंबशन एंड सो विदाउट एनी एयर पोल्यूशन। हाउएवर सिंस द एनर्जी इज जनरेटेड यूजिंग सोलर रेडिएशन, सोलर सेल्स कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग डे टाइम ओनली। ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि आप इलेक्ट्रिसिटी जो इससे जनरेट करोगे सिर्फ डे टाइम में ही प्रोड्यूस होगा। बच्चों ये हमने डिस्कस कर लिया है, सोलर थर्मल पावर प्लांट पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है एज शोन इन द फिगर 5.30 मैनी रिफ्लेक्टर्स, ये नहीं, ये डायग्राम नहीं, ये करेक्शन है, ये 5.30 होना चाहिए। तो लिखा है शोन इन द फिगर मैनी रिफ्लेक्टर्स रिफ्लेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेट सोलर रेडिएशन ऑन एब्जॉर्बर। तो दिख रहा सन की रेज आ रही है, सारा मैंने तुमको बताया जैसे कर्व शेप होता है, सन की रेज आती है पैरेलल, फिर क्या आएगा, रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे आके कॉन्सेंट्रेट होगा, सारे रेज इधर आके कॉन्सेंट्रेट होगा। तो ये पाइप दिख रहा है आपको, ये पाइप पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, और क्या होगा, ये पाइप जो है, इस देखो सन की रेज आ रहा है इधर हिट करके पाइप पे गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये जो रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर क्या करेगा, इधर आके हिट करे, सन की रेज को इधर हिट कराएगा, और क्या होएगा, इसके अंदर जो पानी है वो गर्म होके आगे जाएगा। इसलिए देखो यहाँ पे ब्लू मतलब कोल्ड वाटर, रेड मतलब हॉट वाटर, ऐसा दिखाया हुआ है। देयर सोलर एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, यूजिंग दिस हीट एनर्जी स्टीम इज जनरेटेड इनटू टू ड्राइव द टर्बाइन एंड जनरेटर। तो अब ये हीट एनर्जी क्या करेगा, स्टीम में कन्वर्ट हो गया है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो क्या करेगा, ये वाटर को आप टर्बाइन, वाटर स्टीम की मदद से आप टर्बाइन को रोटेट करो, टर्बाइन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर को चलाएगा, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म वर्क करता है। बच्चों एक दिया आपको डू यू नो करके, एनर्जी सोर्सेज यूज फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इन दी वर्ल्ड, कोल, नेचुरल गैस, ये सारे है वर्ल्ड में कितना यूज़ हो रहा है और अपने इंडिया में कितना यूज़ हो रहा है। कोल से हम 60% यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल गैस से हम 8%, लेकिन वर्ल्ड में देखो 22%, हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्ल्ड में 16 है, हम 14% यूज़ कर रहे हैं, न्यूक्लियर में वर्ल्ड 11% यूज़ कर रहे हैं, हम खाली 2% यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम में हम 0.3%, बाकी वर्ल्ड 4%, रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज विंड वगैरह से हम 15.7 यूज़ कर रहे हैं, बाकी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 6% यूज़ हो रहा है। यानी कि हम जो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है विंड और सोलार, हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है।
आप ये वीडियो एक बार अच्छे से पूरा रेफ़र कर लो। अगर आपको अच्छे से समझना हो तो आप दोबारा भी देख सकते हो।